की दवाइयां नहीं खा रहे थे। इसलिए अभिषेक, जो जानकारी आप दे रहे हैं वो अपने आप में काफी अहम है। इस खबर पर हम आगे भी लौटेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारी लापता हो गए हैं। दोनों कर्मचारी सरकारी काम से गाड़ी में सवार होकर भारतीय उच्चायोग से निकले थे, लेकिन जिस जगह उन्हें पहुंचना था वो वहां नहीं पहुंचे और रास्ते से ही लापता हो गए। दोनों कर्मचारियों से संपर्क करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन जब दोनों की कोई जानकारी नहीं मिली तो भारत ने पाकिस्तान के सामने इस पूरे मामले को उठाया। फिलहाल इस मामले में पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। हमारे साथ संवाददाता संदीप बोल इस खबर पर जुड़ गए हैं। संदीप, पाकिस्तान की तरफ से बावजूद इसके कि भारत ने यह मामला पाकिस्तान के सामने उठाया है, पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल कोई बयान नहीं आया है। देखिए, अभी तक पाकिस्तान की तरफ से ना तो कोई आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा की गई है और ना ही किसी तरीके के कोई इंडिकेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से अभी फिलहाल भारतीय दूतावास को मिला है, जितनी अभी हम लोगों को जानकारी मिल रही है। लेकिन भारत ने पुरजोर तरीके से इस पूरे मसले को उठाया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सुबह जो शख्स जिसको की ड्यूटी के लिए हम लोग हाई कमीशन से बाहर गए थे, डेडिकेटेड जगह पर वहां पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे और उस बीच रास्ते से ही जो है कहीं लापता हो गए हैं। तो कई सारे सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर वो लोग गए तो गए कहाँ। हालांकि अभी तक भारतीय जो हाई कमीशन है वो पूरी तरीके से इस पूरे मसले को बड़ी गंभीरता से देखते हुए जो है तुरंत जो है हाई कमीशन ने जो अधिकारी हैं वहाँ पे पाकिस्तान को उनके सामने रखा है। हालांकि अभी तक कोशिश यही की जाती है कि जल्द से जल्द जो है उनका पता लगाया जा सके। संदीप, इन 2 कर्मचारियों के बारे में, भारतीय उच्चायोग के इन 2 अधिकारियों के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तकरीबन बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे के आसपास जो है ये हाई कमीशन से बाहर निकले थे। इनको कोई ड्यूटी असाइन की गई थी। उस ड्यूटी तक वो जिस लोकेशन पे पहुंचना था वहां पे वो नहीं पहुंचे, बीच रास्ते से ही गायब हुए। तो अभी कई सारे जो है एंगल पे जो है जरूर बातचीत चल रही होगी, आखिर वो गए तो गए कहाँ, क्योंकि उनके फोन जो है वो फोन भी उनके नहीं लग रहे थे उस वक्त। और इसी वजह से जब देखा कि जब वो लोग तयशुदा समय तक वहां नहीं पहुंचे जिस लोकेशन पे उनको पहुंचना था, तो उसके बाद जो है, जैसा संदीप आपने बताया कि उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है और अब पाकिस्तान की तरफ से जवाब का इंतजार है। शुक्रिया संदीप आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह के साथ सभी दलों की बैठक शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के नेता शामिल हैं। तो दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर के ये बैठक हो रही है और इस बैठक में दिल्ली की जितनी भी प्रमुख पार्टियां हैं, मसलन कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी, इन सभी के प्रतिनिधि शामिल हैं। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर के गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के सभी दलों के साथ बैठक कर रहे हैं और राय मशवरा करके आगे दिल्ली में किस तरह से कोरोना के मामलों से निपटा जाए इसकी रणनीति बनाई जा रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं अब से थोड़ी देर पहले की गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के जो अहम दल हैं उनके साथ बैठक करते हुए। और तस्वीरों में आपने संजय सिंह को भी देखा। तो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इसके साथ ही बीएसपी, जो पार्टियां दिल्ली की सियासत में अपना हिस्सा रखती हैं, उनके साथ गृह मंत्री की इस वक्त बैठक हो रही है। हमारे साथ संवाददाता अमित पांडे इसी खबर पर जुड़ गए हैं। अमित, इस बैठक को लेकर के सूत्रों के हवाले से क्या कोई जानकारी मिल रही है कि अंदर किन किन बातों पर चर्चा चल रही है? देखिए, करीब 1.25 घंटे से ये बैठक चल रही है और तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, ये अपनी ओर से मांग यहाँ पर रखेगी इस बैठक में। और क्या दिक्कतें हैं, क्या सरकार को करना चाहिए, ये सुझाई जाएगी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार और अलग अलग मंच पर जो लोग हैं, कैसे मिलकर कोरोना की समस्या को दिल्ली में दूर करें या उससे मुकाबला करें, उसमें तेजी लाई जाए, इस पर चर्चा होगी। और 4 चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा। बेड की संख्या बढ़ाने पर, उचित इलाज मुहैया कराने पर, कंटेनमेंट जोन में पाबंदी पर और जगह जगह जाकर लोगों की टेस्टिंग करवाना और चेकिंग करवाना। तो इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। इससे पहले कल गृह मंत्री ने जो स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी और अब राजनीतिक पार्टियों के साथ ही बैठक कर रहे हैं। शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेपाल के साथ गलतफहमी का बातचीत से समाधान किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि नेपाल को लेकर भारत के लोगों में किसी तरह की कोई कटुता पैदा नहीं हो सकती है।
तो राजनाथ सिंह बोले हैं कि भारत और नेपाल के रिश्ते अच्छे हैं और जिस भी तरह की गलतफहमी भारत और नेपाल के बीच हुई है कुछ इलाकों को लेकर, उसे आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। नेपाल के नागरिकों के साथ भारत की कोई कटुता नहीं है। धारचूला लिपुलेख रोड बन जाने से मानसरोवर यात्रा अब 6 दिन कम समय में, पहले से 6 दिन से कम समय में पूरा करना यह संभव हो पाएगा। मैं समझता हूं कि मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी यह सुविधा मिली है। लेकिन बहनों भाइयों, 80 किलोमीटर की यह सड़क बनी है, भारतीय क्षेत्र में बनी है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस सड़क को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारे केवल सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रिश्ते ही नहीं हैं, सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल के साथ हमारे आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। इस हकीकत को भारत कभी भूल नहीं सकता है। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहुत साफ कह रहे हैं कि नेपाल के साथ जो भी मुद्दे हाल फिलहाल उठे हैं उनको आपसी बातचीत से दूर किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल एक बहुत बड़ा बयान है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। और आपको याद होगा, ताजा विवाद जो उठा है वो लिपुलेख लिंक रोड जो है, जो मानसरोवर लिंक रोड है, उसके उद्घाटन के बाद, और उसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। और उसी के बाद भारत चीन के बीच सीमा विवाद का मसला उठा और इस बीच नेपाल के निचली सदन की तरफ से, वहां के पार्लियामेंट की तरफ से नक्शा पारित किया गया और दोनों देशों में तनावपूर्ण संबंध आए हैं। तो इस बयान के बाद उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों या महीनों में भारत और नेपाल के बीच बातचीत होगी कूटनीतिक स्तर पे, क्योंकि दोनों देश का ये मत है कि कूटनीतिक स्तर पे बातचीत का हल हो। हालांकि जानकारों का ये बार बार कहना है कि नेपाल ने बहुत जल्दीबाजी में फैसला किया और आने वाले दिनों में इस बात की उम्मीद जरूर की जा सकती है कि बातचीत के जरिए सीमा विवाद का हल होगा। जी, तो नीरज हमें जानकारी देते हुए कि जल्द ही नेपाल के साथ बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की कोशिश होगी। बढ़ते हैं आगे। उड़ीसा के नुआपड़ा से झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। अपनी 100 साल की मां को उसकी सरकारी पेंशन दिलवाने के लिए उसकी 70 साल की बुजुर्ग बेटी, देखिए उसे किस तरह से चारपाई पर लिटाकर घसीटते हुए बैंक तक लेकर जा रही हैं। आरोप है कि बैंक के अफसरों ने पेंशन पाने के लिए इन 100 साल की महिला को बैंक लाने का आदेश किया था। बताया जा रहा है कि 100 साल की लाभो बघेल नाम की महिला ने अपनी 70 साल की बेटी गुंजा को अपने पेंशन खाते से 1500 रुपए निकाल कर लाने को कहा, लेकिन बैंक ने पेंशन लाभार्थी महिला को बैंक में लाकर उसका वेरिफिकेशन करवाने की शर्त रख दी। इसके बाद 70 साल की बुजुर्ग महिला अपनी 100 साल की मां को चारपाई पर खींचते हुए बैंक लेकर गई। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद नुआपाड़ा के खरियार से विधायक ने बैंक अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। सरकार के नियम के तहत उन लोग घर में जाके या कोई स्टाफ भेज के या तो बीएम खुद जाके उसको लाने का सरकार का व्यवस्था है। सरकार का व्यवस्था होते हुए भी एक बैंक कर्मचारी, बीएम और बैंक कर्मचारी ने सब कानून को तोड़ा और 120 साल का एक बुजुर्ग माँ को घर से उसको बैंक तक एक खटिया में घुसाड़ के उसको लेके आना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा मानव अधिकार आइन के खिलाफ है। आईसीएमआर ने रैपिड एंटीजन डिटेंशन टेस्ट के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके बाद कोरोना की जांच 30 मिनट में ही हो जाएगी। इसके साथ ही आईसीएमआर ने एंटीजन डिटेंशन टेस्ट के इस्तेमाल की सिफारिश भी की है। आईसीएमआर के मुताबिक एंटीजन डिटेंशन टेस्ट से जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें कोरोना पॉजिटिव ही माना जाएगा और फिर उनके आरटी-पीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। खास बात यह है कि रैपिड एंटीजन डिटेंशन टेस्ट की रिपोर्ट 30 मिनट में ही आ जाती है। तो 30 मिनट में मिलेगी ये कोरोना रिपोर्ट। आईसीएमआर की एंटीजन टेस्ट पर ये एडवाइजरी है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कोरोना की जांच होने के बाद 30 मिनट के भीतर ही रिपोर्ट भी मिल जाएगी।
देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र में हैं। यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। मरीजों की तादाद यहां 1 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। यहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग 44,000 को पार कर चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है। यहां मरीज 41,000 से ज्यादा हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है। यहां कोरोना का आंकड़ा 23,544 है और 5वें नंबर पर राजस्थान है। कोरोना मरीजों की संख्या यहां 12,000 से ज्यादा है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त इस महामारी की चपेट में हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 20,94,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है। मरीजों की संख्या यहां 8,67,000 के पार पहुंच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। कोरोना मरीजों की संख्या यहां 5,28,000 को पार कर गई है। भारत चौथे नंबर पर है। मरीजों का आंकड़ा 3,20,000 के पार हो गया है और ब्रिटेन 5वें नंबर पर है। कोरोना के मरीजों की तादाद 2,97,000 से भी ज्यादा है। भारत में कोरोना के कुल मामले 3,32,424 हो गए हैं। इनमें 1,69,798 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,520 की मौत हो चुकी है। मौजूदा समय में देश में कोरोना के 1,53,106 मरीज हैं। दुनिया में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 69,924 हो चुकी है। इनमें 37,69,712 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,33,066 की मौत हो चुकी है। दुनिया में इस समय 36,38,912 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा 2,224 नए मामले सामने आए हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली में कोरोना के 2,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इसी के साथ दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 41,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 56 कोरोना मरीजों की मौत के साथ दिल्ली में अब तक 1,327 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि दिल्ली में अब तक 15,823 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि दिल्ली में 24,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। तो दिल्ली में 24 घंटे में 2,224 नए केस आए हैं। 24 घंटे में दिल्ली में 56 लोगों की मौत भी हुई है, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। मुंबई में आज से जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए लोकल ट्रेनें शुरू हो गई हैं। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पुलिस तैनात की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों के खड़े होने के लिए घेरे बनाए गए हैं। लोकल ट्रेन शुरू होने का सरकारी कर्मचारियों ने स्वागत किया है। लोगों ने बताया कि लोकल ट्रेन शुरू होने से परेशानी में कमी आई है। मुंबई लोकल ट्रेन रेलवे ने शुरू कर दी है। आपको बताना चाहेंगे कि ये सेवा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्टाफ के लिए है। ये आम जनता के लिए लोकल ट्रेनें नहीं चलाई जा रही हैं। इस समय हम मुंबई के बांद्रा स्टेशन पे खड़े हैं और आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो लोकल ट्रेनें हैं उनका आवाजाही शुरू हो चुकी है। आपको फिर से बताना चाहेंगे कि ये ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्टाफ के लिए लगाई गई हैं। बाकायदा प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं कि सर्कल बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से फॉलो किया जा सके। जगह पर आरपीएफ और जीआरपी के लोग भी मौजूद हैं ताकि कोई जो आम पब्लिक है या आम जनता है वो ट्रेन के अंदर ना जा पाए। ये जो सेवा चलाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट स्टाफ है, जो एसेंशियल सर्विस के लोग हैं, उनके लिए ये सेवा शुरू की गई है। और ये सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे दोनों ही रूट पे ये ट्रेनें चलेंगी। और वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो चर्चगेट से विरार और विरार से चर्चगेट ये ट्रेनें चलना शुरू हुई हैं। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। कश्मीर घाटी में एनआईए ने आतंकियों को हथियार बेचने वाले रैकेट में शामिल महिला स्लीपर सेल के साथ साथ
पूर्व डीएसपी दविंदर सिंह और आतंकियों के बीच जुड़ी कड़ी को भी उजागर किया है। एनआईए के सूत्रों की माने तो घाटी में आतंकियों को हथियार बेचने के लिए महिलाओं का एक पूरा गैंग आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा है। महिलाओं का ये गैंग आईएसआई और आतंकियों के बीच संपर्क का काम करने के साथ साथ ड्रग्स की तस्करी का पैसा आतंकियों तक पहुंचाने का काम करती हैं। इसी बीच एनआईए ने पहले गिरफ्तार किए जा चुके पूर्व सरपंच तारिक अहमद मीर के आतंकी संगठनों से जुड़े नेटवर्क का भी पता लगाया है। पता ये भी चला है कि इसी तारिक अहमद मीर के तार हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर नवीद बाबा से भी जुड़े हुए थे, जिसके साथ डीएसपी दविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत 12 लोगों के खिलाफ मानहानि और साइबर एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ ये केस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में दर्ज किया गया है। आरोप है कि शिवराज सिंह चौहान के 21 जनवरी 2020 के एक वीडियो में छेड़छाड़ कर उसे दिग्विजय सिंह ने ट्विटर हैंडल से जारी किया था। इसमें शिवराज सिंह ये कहते हुए दिखे कि खूब शराब पिलाओ कि लोग पड़े रहें। इस पोस्ट पर रीट्वीट करने वाले 11 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने बाद में इस वीडियो को हटा लिया था। सीएम शिवराज के फर्जी वीडियो का यह मामला और इसमें दिग्विजय सिंह पर भोपाल में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि जिस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है उस वीडियो को दिग्विजय सिंह ने हटा लिया था। केस दर्ज होने के बाद दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने शिवराज सिंह चौहान के इलाके में आदिवासियों को ठगने का मामला उठाया था। उसी से डरकर बीजेपी ने मेरे खिलाफ केस दर्ज कराया है। मैं मांग करता हूं कि चिटफंड कंपनी के खिलाफ दर्ज एफआईआर की तत्काल जांच हो। फर्जी वीडियो में जांच करानी ही है तो उसकी कराएं जिसने ये फर्जी वीडियो बनाया है। इस बीच राज्यसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन राजस्थान के कांग्रेस विधायकों को एक होटल में ठहराया गया है, जहां विधायक हर दिन कुछ करके अपना समय बिता रहे हैं। जयपुर के एक होटल में ठहरे कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारिक समेत कई विधायकों ने फिल्मी गाने गाए। इस दौरान वहां राज्य के सीएम अशोक गहलोत, अविनाश पांडे और निर्दलीय विधायक मौजूद थे। यूपी के कानपुर देहात के नेशनल हाईवे पर एक कार में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि चलते चलते कार से अचानक पहले धुआं निकलने लगा और फिर उसमें आग लग गई। इसके बाद ड्राइवर और कार में मौजूद बाकी लोगों ने कार से तेजी से निकलकर अपनी जान बचाई। आग ने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और धू-धू कर जलती गाड़ी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस दौरान कुछ देर के लिए ट्रैफिक को भी रोका गया और आग बुझने के बाद ही गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई। एक नवजात बच्चे को बेचने का संगीन आरोप लगा है कानपुर देहात के एक अस्पताल पर। यह वाकया कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली का है। औरैया के रहने वाले रजत मिश्रा ने अपनी गर्भवती पत्नी को यहां के अस्पताल में दाखिल करवाया था, क्योंकि कोरोना की वजह से कानपुर के दूसरे अस्पतालों में उन्हें जगह नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच अस्पताल ने 2 रोज पहले अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि उनका बच्चा गर्भ में ही खत्म हो चुका है। उसके बाद अस्पताल ने डिलीवरी करवाई और उन्हें एक बच्ची का शव दे दिया। इसी बीच रजत मिश्रा को पता चला कि अस्पताल ने उनके बच्चे का सौदा 5 लाख में कर दिया है। रजत ने उस परिवार को भी ढूंढ निकाला जिस परिवार को रजत का बेटा बेचा गया था। तब रजत मिश्रा ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उस अस्पताल के खिलाफ ऐसे और भी मामले पहले दर्ज हुए हैं जिनका मुकदमा चल रहा है। में अपनी एक एप्लीकेशन दी है जिसमें उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि उनके
ज़िंदा बच्चे को कहीं दूसरी किसी को दे दिया गया है और उनको मृत बच्चा दे दिया गया है, और उसके बाद उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है और जिसकी कंप्लेन उन्होंने पुलिस में की है। तो ये एक बहुत ही गंभीर प्रकरण है जिसमें कि अस्पताल प्रशासन के ऊपर ये आरोप लगे हैं। इस गंभीर प्रकरण की मेरे द्वारा जांच तत्काल सीओ अकबरपुर को दे दी गई है। बिहार में चुनावों से पहले आरजेडी ने पोस्टर के जरिए जेडीयू पर हमला किया है। आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा गया है। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पोस्टर के जरिए वार और पलटवार का दौर जारी है और आरजेडी ऑफिस के सामने एक नया पोस्टर लगाया गया है जिसको तेजस्वी यादव ने खुद लगाया है और इसमें यह लिखा हुआ है, पूछ रहा है सारा बिहार, कहाँ छिपे हो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से यह पूछा जा रहा है कि 90 दिन खत्म हो गया लेकिन आप कहाँ हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि साफ तौर पर घंटे, मिनट और सेकंड का हिसाब रखा गया है। मतलब यह दिखाने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से लगातार गायब हैं और सीधे तौर पर जेडीयू के ऊपर हमला किया गया है। इससे पहले जेडीयू की ओर से संपत्तिनामा जारी किया गया था लालू परिवार के खिलाफ और अब यह आरजेडी ऑफिस के सामने तेजस्वी यादव ने एक नया पोस्टर लगाया है जिसमें नीतीश कुमार से पूछा जा रहा है कि आखिर कहां हैं नीतीश कुमार। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। ये बताइए, आखिर ये पोस्टर के जरिए वार और पलटवार कब तक जारी रहेगा? देखिए, जेडीयू के लोग तो चोरी छुपे पोस्टर लगाते हैं, झूठे बेतुका। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने उस दिन भी अपने हाथों से एक पोस्टर लगाया था और ये आज दूसरा पोस्टर भी अपने हाथों से दिखाया लोगों को लगाकर। ये पूछ रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री जी 90 दिन हो गए, आज 91 दिन हो गए, मुख्यमंत्री जी हैं कहाँ? बिहार की जनता खोज रही है और प्रखंड स्तर तक पूरे बिहार में ये पोस्टर लगाया जाएगा आरजेडी की तरफ से कि मुख्यमंत्री जी कहाँ गायब हैं। जनता, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान सब परेशान हैं। बिहार की जनता परेशान है, मुख्यमंत्री जी छुपे कहाँ हैं? बंदर को उम्र कैद की सजा सुनकर चौंकना लाजमी है, लेकिन ये सच है और ये सच सामने आया है कानपुर से। यहाँ एक बंदर को ताउम्र के लिए सलाखों में कैद रहने की सजा दी गई है। दरअसल ये बंदर अब तक 250 से ज्यादा लोगों को काट चुका है। बताया जा रहा है कि मिर्जापुर में एक तांत्रिक ने इस बंदर को पाला था। वहीं इस बंदर की शराब पीने की आदत पड़ गई और शराब के नशे में ही ये लोगों को काटता था। लिहाजा बंदर को पकड़कर कानपुर के चिड़ियाघर प्रशासन ने उसे एक अलग पिंजरे में कैद कर दिया है। साथ ही उस बंदर पर निगरानी रखने के लिए एक टीम भी तैनात की गई है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों को दूसरे रेलवे स्टेशन पर ट्रांसफर कर दिया गया है। ये सभी 5 ट्रेनें अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सभी प्लेटफॉर्म्स को आइसोलेशन कोच के लिए रिजर्व किया गया है। इसकी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। मरीजों की बढ़ती तादाद और अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली को 500 रेलवे कोच मुहैया कराने का फैसला किया था, जिन्हें आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर खड़ा किया जाएगा। तो आइसोलेशन कोच को प्लेटफॉर्म रिजर्व किया गया है। आनंद विहार स्टेशन से अब ट्रेनें नहीं चलेंगी। कोरोना वायरस के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद ये फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर ये बेहद अहम फैसला लिया गया है।